तो कैसे हैं भाई आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत दिनों के बाद फिर से आपके सामने आ चुके हैं टर्म 2 के लिए, फाइनल टर्म के लिए। तो भाई सेकंड बुक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जो चल रहा है हमारा, चल रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब इश्यू ऑफ डिवेंचर होता क्या है भाई? तो चैप्टर है भाई हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर। इसके साथ हमारा एक चैप्टर और जुड़ा होता है, पहले रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है पिछले 3 सालों से। तो सिर्फ हमें इश्यू पढ़ना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, उसी से रिलेटेड चैप्टर है हमारा, पर उससे ज़्यादा कंटेंट है इसमें, पर आसान है। तो भाई अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज देखूं तो 8 से 10 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका। तो इसको अच्छे से कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिबेंचर होता क्या है, किसको कहते हैं डिबेंचर। इशू तो बाद में करेंगे, होता क्या है डिबेंचर? क्या ये शेयर जैसा होता है? क्या इसके भी जो डिबेंचर होल्डर है, क्या वो कोई अथॉरिटी रखते हैं कंपनी पे? कंपनी के अंदर कोई राइट होता है उनका? तो आइए जानते हैं सबका। तो टेबल ऑफ कंटेंट भाई इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई क्या होता है डिबेंचर, किसे कहते हैं डिबेंचर, क्यों होता है, अगर शेयर और डिबेंचर सेम है तो भाई दोनों के अलग अलग चैप्टर क्यों रखे गए, तो ये सब जानेंगे हम। फिर दूसरी चीज हमारी है भाई टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने तरह के होते हैं, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई हमारे डिबेंचर कितने टाइप के हो सकते हैं वो देखेंगे। फिर तीसरा जानेंगे भाई अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है इशू करने की। इशू करना है तो उसकी अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी। एंट्रीज क्या बनेंगी इसकी, सारी एंट्री शेयर जैसी होंगी, कुछ अलग होंगी, तो वो भी जानेंगे। फिलहाल लास्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और राइटिंग ऑफ लॉस। ये क्या है ये पता चलेगा डिबेंचर को जानने के बाद, कि भाई उस पर हम इंटरेस्ट देते हैं, वो कैसे देते हैं, फिक्स होता है, या भाई आप उसको एज ए अप्रोप्रिएशन दे सकते हैं, या फिर राइटिंग ऑफ लॉस है क्या, किसे कहते हैं राइटिंग ऑफ लॉस। और इशू ऑफ शेयर्स में तो हमने नहीं किया था राइटिंग ऑफ लॉस, तो ये क्या है इसमें नई चीज, तो ये सब कुछ जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। फिलहाल स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है हमारा क्या, कि भाई मीनिंग क्या है डिबेंचर का, किसको कहते हैं डिबेंचर। तो आइए जानते हैं। तो भाई डिबेंचर होता क्या है, देखो ये शेयर जैसा बिल्कुल नहीं होता। डिबेंचर और शेयर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, पर डिबेंचर होल्डर्स आर ओनली द लेंडर ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पैसा उधार ले लिया, आप मेरे परिवार वाले हो गए नहीं, आप सिर्फ कौन हो, जिन्होंने मुझे उधार दिया है। तो डिबेंचर होल्डर्स कौन है, जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है। डिबेंचर क्या है, डिबेंचर एक डेट है, ठीक है, डिबेंचर क्या है, डेट है। तो एक पेपर होता है जिस पे डेट का प्रूफ होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हम ऋण पत्र, उधार लेने का पत्र, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ अ डेट इज कॉल्ड अ डिबेंचर, सिंपल इज दैट, कि भाई आपने उधार लिया है उस बात का जो प्रूफ है वो डिबेंचर है। पढ़ते हैं एक बार डेफिनेशन क्या कहती है। अ डिबेंचर इज अ डेट टूल, भाई डिबेंचर उधार लेने का टूल है, यूज्ड बाय अ कंपनी दैट सपोर्ट लॉन्ग टर्म लोन्स, जो सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म लोन्स को। सपोर्ट मींस भाई लीगलाइज करता है, ठीक है, इलीगल कुछ नहीं होता। आगे, here the fund is borrowed capital which makes the holder of debenture a creditor of the business। जो भाई एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि लेंडर को, जो कि उधार देने वाले व्यक्ति को बिजनेस का क्या बना देता है, क्रेडिटर बना देता है। बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है। तो डिबेंचर क्या होता है भाई, सिंपल से जानते हैं। डिबेंचर हमारा डेट है, डेट टूल है, जिससे कंपनी लोन लेती है। वेरीफाइड होता है ये, इसमें भाई बंदे का नाम लिखा जाता है, कितने दिनों बाद पैसा दिया जाएगा, कितने सालों बाद पैसा दिया जाएगा, इस पे जो आप उधार है तो ब्याज तो मिलेगा ना, अब इस पे जो ब्याज दिया जाएगा वो किस रेट से दिया जाएगा, वो सारी बातें उसके अंदर लिखी होती है। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है भाई, प्रूफ है, एविडेंस है, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट तो होगा ही, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ डेट क्या होता है, डिबेंचर, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, ऋण पत्र, उधार लेने वाला पत्र, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक क्या, विशेषताएं क्या है, हम कैसे समझें, और इसको अच्छे से जानने के लिए हमें इसके ना खूबियां जाननी पड़ेंगी, क्या क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डिबेंचर की क्या क्या है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जो नाम से भाई हमने बताया ना भाई, प्रूफ है। प्रूफ कैसे होता है, मैंने आपको बोल दिया मैं 10 करोड़ रुपए आप सबको दूंगा, अपने व्यूअर्स के खाते में 10 करोड़ डालूंगा, बात मान लोगे? प्रूफ हो गया ये, नहीं ना? हाँ, आपके पास कहीं पे लिखा हुआ हो और जहां पे मैंने साइन करे हो स्टैम्प पेपर वगैरह पे, फिर कहोगे आप हाँ, अब फंसा, अब तो देने पड़ेंगे भाई, लीगल वो है, ठीक है ना। तो वहां पे चांसेस हैं आपको मिलने के। अब मैं ऐसे नॉर्मली मिलते चलते फिरते 10 करोड़ दूंगा करते रहे, नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या, लिखा होना चाहिए। तो डिबेंचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। डिबेंचर क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, काय का, सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग डेट बाय द कंपनी। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई हाँ ठीक है, उधार लिया है मैं, ठीक है। तो डिबेंचर क्या है भाई, एक रिटर्न सर्टिफिकेट है
रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, एक्नॉलेज ऑफ अ डेट, डेट के एक्नॉलेजमेंट देता है। सेकंड पॉइंट क्या है भाई इसका, मोड एंड रिपेमेंट। भाई देखो डिबेंचर में लिखा होता है कि मैंने बताया ना कितने साल बाद पेमेंट की जाएगी और किस तरीके से की जाएगी। इसके बदले में आपको शेयर्स देंगे या किसी और टाइप के डिबेंचर दे देंगे या पैसा देंगे या क्या देंगे, ये सब लिखा होता है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहने वाला है आगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर स्पेसिफाइड, हर डिबेंचर पर याद है प्रेफरेंस शेयर्स के आगे हमेशा लिखा होता था 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरह डिबेंचर के आगे भी लिखा होता है 10% प्रेफरेंस, वो 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 11% डिबेंचर लिखा होता है। ये क्या होता है, फिक्स रेट होता है कि भाई जो भी हमने उधार दिया उस पर कितना ब्याज मिलेगा। तो हर डिबेंचर पे एक फिक्स रेट होता है, ठीक है, वो हमें स्पेसिफाइड होता है। जैसे मैंने रखा है 9% डिबेंचर, इस टाइप से। अगला कह रहा है ये इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटर्नल इक्विटी। अच्छा सुनो, 11th क्लास आप लोगों ने पढ़ी है, 11th क्लास में आपने जाना होगा कि इक्विटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल इक्विटी, एक एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी जो होती है वो टूवर्ड्स द ऑनर होती है, मालिक के प्रति जो मेरी लायबिलिटी है वो सब मेरी इंटरनल इक्विटी है। बाहर से जो मैं उधार ले रहा हूं, क्या बोला मैं, बाहर से जो मैं उधार लूंगा वो क्या है, मेरी एक्सटर्नल इक्विटी है, वो बाहर की इक्विटी है। तो डिबेंचर्स हमारे किस में आते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी में आते हैं, ठीक है, बाहर की उधारियां है वो मेरी। अगला है भाई मेरा, ऑब्वियसली बात है भाई, एक्सटर्नल इक्विटी है ना, बाहर के किसी बंदे की है ना, मेरे सगे भाई की तो नहीं है, बाहर किसी को ऐसी है। अब बाहर से मैं उधार लूंगा तो उस पर मुझे ब्याज कैसे देना पड़ेगा, एज एन अप्रोप्रिएशन या एज एन चार्ज। ऑब्वियसली बात है भाई, आप भूखे मर रहे हो, आप सोने के टुकड़े खा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरा हर हालत में, दोनों ही केस में मेरे को मेरा ब्याज चाहिए। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कैसे लगता है, इस पे इंटरेस्ट लगता है हमारा एज अ चार्ज, ठीक है भाई। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी डिबेंचर की। क्या क्या पढ़ा भाई हमने, हम देखें भाई, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें भाई, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, मोड और पीरियड ऑफ रिपेमेंट, यानी कि किस तरीके से की जाएगी और कब की जाएगी पेमेंट, ये हमें बताया होता है भाई, उधार कब चुकाओगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होता है, लिखा होता है साफ साफ, ठीक है, लाइक प्रेफरेंस 10%, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है हमारा। ये भाई हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल इक्विटी मानते हैं हम, ठीक है, कि बाहर से लिया गया पैसा है, उधारी हो, इसको हम एक्सटर्नल इक्विटी कहते हैं। और इस पर जो ब्याज दिया जाएगा वो एज एन चार्ज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब जानेंगे हम डिबेंचर कितने तरह के हो सकते हैं यार, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कि भाई कितने तरह के हो सकते हैं डिबेंचर, कौन कौन से होते हैं, और जो इसका डिफरेंशिएशन है वो किस किस तरीके से किया गया है, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं। पहला भाई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो डिबेंचर भाई दो तरह के होते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर में वो डिबेंचर्स आते हैं जो सिक्योर किए जाते हैं आइदर फिक्स चार्ज और आइदर फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है भाई, जो कि भाई सिक्योर्ड है भाई, कैसे, या तो फिक्स चार्ज से या फ्लोटिंग चार्ज से। जिनको नहीं पता फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, अगर मैंने अपनी जमीन गिरवी रख दी, फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज होता है कि भाई जो भी चीज मैं उनको दे रहा हूं उसका मैं उनको पूरा राइट दे रहा हूं। अगर मैंने किसी के पास जमीन गिरवी रख दी तो क्या मैं जमीन को बेच सकता हूं, नहीं बेच सकता, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट किसके पास है, बैंक के पास है जमीन के, ये हो गया फिक्स चार्ज। ठीक, इसका उल्टा फ्लोटिंग चार्ज, अगर मान लो मैंने अपने शेयर्स गिरवी रख दिए, ठीक है, तो क्या मैं उस शेयर पे नहीं कर सकता, कुछ कर सकता हूँ। शेयर गिरवी रखे हैं, इट मीन्स उसका ब्याज वगैरह मेरे पास ही मिलेगा, उसका भाई राइट मेरे पास है। पोजेशन किसी और के पास है पर उसकी भाई सारी चीजें मेरे पास है, ठीक है, उसकी अथॉरिटी वगैरह मेरे पास है, मैं उसको बेच भी सकता हूँ चाहूँ तो फ्लोटिंग चार्ज के अंदर। फिक्स चार्ज में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये होता है, खैर छोड़ो। तो भाई हमारा सिक्योर डिबेंचर क्या होते हैं, जो सिक्योर किए जाते हैं आइदर फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। अनसिक्योर डिबेंचर क्या होते हैं, साफ साफ जो सिक्योर नहीं है। Unsecured debenture are those debenture which are not secured by any charge on assets. किसी भी एसेट्स पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं हमारे। आगे देखते हैं भाई, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड समझ में आ गया। अगला भाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। अब पहले तो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है जी, रिडम्पशन का अपना मतलब होता है, अगर हम देखें रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन को बोलते हैं हम रीपेमेंट। रीपेमेंट, उधार चुकाने को हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, उधार चुकाना रिडम्पशन है, क्लियर है। अब रिडम्पशन के पॉइंट, एक सेकेंड, रीपेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिबेंचर होते हैं, यानी कि ऐसे डिबेंचर जिनका पेमेंट करना हो, जिनका ना करना हो, उधार लेके भाग सकते हैं हम, सही है, ऐसा नहीं है। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो तरह के डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनके ऊपर
जिनके डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा है कि भैया 4 साल बाद इनका पैसा देना है, 5 साल बाद इनका पैसा चुकाना है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, यानी कि आपकी जो लाइफ है डिबेंचर की वो उसमें सिर्फ स्पेसिफाइड है कि भाई कितने साल बाद इसका रिपेमेंट करना है। पर इरिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जो कंपनी की लाइफ के दौरान रिडीम नहीं किए जाते, यानी कि जब तक कंपनी है तब तक पैसा है और इसका पैसा तब वापस किया जाएगा जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा होगा। आओ पढ़ते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर व्हिच आर रिपेबल बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। जो भी पीरियड स्पेसिफाइड है उसके बाद उसकी पेमेंट कर देंगे। पर इरिडेमेबल डिबेंचर देखते हैं। इरिडेमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर दैट आर नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। बिजनेस की लाइफ के दौरान तो नहीं किए जाएंगे। कब की जाएगी रिपेमेंट? रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड बोल तो वाइंड अप होना, खत्म होना है, ठीक है। जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा सिर्फ तब और तब उसकी पेमेंट की जाएगी, अदरवाइज सिर्फ ब्याज लेते जाओ। ब्याज मिलता रहेगा रेगुलर इंटरवल्स में, पर उसका रिपे नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। भाई रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डिबेंचर दो तरह के होते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर होंगे और दूसरे अनरजिस्टर्ड नहीं, बीएलआर। देखो भाई रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू दो डिबेंचर होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बीएलआर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिसमें लिखा गया है जी मैंने उधार किससे लिया है, उस बंदे का नाम लिखा गया है, ठीक है, उसके सारी स्पेसिफिकेशन लिखी गई है, प्लस जो ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उस पर उस बंदे को मिलेगा और किसी को नहीं, ठीक है। जिसका नाम मेंशन है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको ही उसका ब्याज दिया जाएगा, उसको ही उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके अलावा किसी और पर्सन को उसका ब्याज या इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पढ़ते हैं क्या? रजिस्टर्ड डिबेंचर आर डिबेंचर दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड, जो कि रजिस्टर्ड किए गए कंपनी के रिकॉर्ड में, इन द नेम ऑफ द होल्डर, जिससे हमने वो उधार लिया, जिसको हमने वो डिबेंचर दिए हैं, उसका नाम लिखा गया है, और इंटरेस्ट ऑफ सच डिबेंचर इज पेबल टू द रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। जो भी डिबेंचर होल्डर का उसमें नाम लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ उसको हम उसका ब्याज देंगे, उसके अलावा किसी को उसका ब्याज नहीं दिया जाएगा। बीएलआर डिबेंचर, पता है बीएलआर माने क्या होता है? एक चेक होता है ना, ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया, जाओ किस मर्जी का नाम भर के ले लो, बीएलआर कि भाई जिसको वो चेक मिल गया उसको उसका पैसा मिल जाएगा। बीएलआर का मतलब धारक। जो हमारी करेंसी नोट होते हैं उस पर लिखा होता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, तो कहता है पैसा किसका? जिसके जेब में उसका, और किसी का नहीं, पैसा उसका है जिसके जेब में है। तो सिंपल बीएलआर डिबेंचर में वही है। बीएलआर डिबेंचर में किसी का नाम नहीं लिखा, इस पर ब्याज किसको मिलेगा? जिसके पास डिबेंचर है। जिसके पास डिबेंचर है उसको उसका ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। पैसे का मालिक कौन? जिसके पास, जिसके जेब में पैसा है। तो डिबेंचर का मालिक कौन? जिसके पास डिबेंचर है उसका मालिक है। नाम वगैरह कोई रजिस्टर्ड नहीं होता इसके अंदर। इसमें इंटरेस्ट रजिस्टर्ड डिबेंचर को नहीं देता है, होल्डर का कोई नाम ही नहीं है। जिसके पास डिबेंचर है, जो उसका धारक है, जो बीएलआर है, उसको हम इंटरेस्ट दे देंगे। पढ़ते हैं। बीएलआर डिबेंचर आर द डिबेंचर दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ द होल्डर। कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है नाम से। दिस डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल मेरिट डिलीवर, ये हम ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई ये ले पकड़, अब जिसको मिल गया उसे मिलेगा ब्याज, अब तक मेरे पास था मुझे मिलता था ब्याज, ठीक है ना। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूस कूपन्स अटैच टू द डिबेंचर, जिसके पास भी होगा जो कूपन अटैच करेगा उसको मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है भाई लास्ट पॉइंट है हमारा, मेरे ख्याल से आ जाए बस, हाँ नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल में नाम पता चला है, नाम से पता चला है, जो कन्वर्ट हो सके और जो कन्वर्ट ना हो सके, सिंपल है। तो भाई इसमें कौन कौन से होते हैं देखते हैं। भाई कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं आइदर दूसरे डिबेंचर में, आइदर इक्विटी शेयर्स में, आइदर प्रेफरेंस शेयर्स में। मान लो 5 साल पूरे हो गए, मुझे पैसा चुकाना है। मैंने कहा भाई सुन पैसा तो है नहीं, एक काम कर उतने ही रुपए के मेरे से तो इक्विटी शेयर्स ले ले, पॉसिबिलिटी है। तो मैंने क्या करा, डिबेंचर्स को अपने कन्वर्ट कर दिया, किसमें? इक्विटी शेयर्स में। इसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। वो डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया जाए। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नाम से पता चला है जो कन्वर्ट ना हो सके, भाई पैसे पैसे तो पैसा चाहिए और कुछ नहीं, कन्वर्ट नहीं हो सकते। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आर डिबेंचर दैट आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, जो शेयर्स के अंदर कन्वर्ट ना हो सके उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इजी पीजी। आगे
लास्ट है जी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट। कूपन रेट ये क्या है, ये क्या चीज है भाई कूपन रेट? ऐसा भी कोई डिबेंचर होता है? आओ देखते हैं। तो कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई दो तरह के डिबेंचर होते हैं, स्पेसिफाइड कूपन रेट डिबेंचर और जीरो कूपन रेट डिबेंचर। देखो भाई, स्पेसिफाइड कूपन रेट डिबेंचर वो होते हैं जिसमें हमें स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है। जैसे दिस डिबेंचर आर इशूड विद द स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड है 10%, 9%, तो ब्याज भी उतना मिलेगा। जीरो कूपन रेट डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसको बोलते हैं हम जीरो कूपन रेट डिबेंचर। यानी कि कैसे सर? जीरो कूपन रेट में हम ब्याज नहीं देते। हम पता कैसे लेते हैं उधार? एक काम कर भाई, तू मेरे को 5 लाख रुपए उधार दे दे, 3 साल बाद जब मैं तेरे को वापस दूंगा तो इसके 8 लाख रुपए दे दूंगा। अब मैंने इस बीच में 3 साल के बीच में कोई ब्याज दिया नहीं, मैंने अब पर मैं जो भी मेरा इन्वेस्टर है, जो मेरे में इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, मैं उसको फायदा कैसे दूंगा, उसको कंपनसेट कैसे करूंगा? जो मेरा इशू प्राइस है और जो मेरा रिडम्पशन प्राइस है, दोनों में फर्क है। इशू किया मैंने कितने में? 5 लाख में। रिडीम कितने में कर रहा हूं? 8 लाख में। जो इन दोनों का डिफरेंस है वही मेरे इन्वेस्टर का क्या होगा? कंपनसेशन प्राइस होगा। ठीक है, देखते हैं। दिस डिबेंचर डू नॉट कैरी स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर, सच डिबेंचर आर इशूड एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू कर दिया जाते। 8 लाख के डिबेंचर को 5 लाख में इशू कर दिया, देने पड़े 5, मिलेंगे कितने? 8। क्या हुआ? ये फायदे तो हुआ। ये इस तरह से होते हैं, इनको हम बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे भाई टाइप्स ऑफ डिबेंचर तक खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। तो हमारे 5 तरीके के डिबेंचर होते हैं। पहले हमने पढ़ा कौन सा भाई? सबसे पहले हमने जाना भाई हमारे डिबेंचर होते हैं वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर। फिर हमने देखा भाई रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिडीमेबल होते हैं या जो इरिडेम्बल होते हैं, जिनका रिडम्पशन, जो इनका रिपेमेंट होता है या जिनका रिपेमेंट सिर्फ और सिर्फ कब होता है? जब कंपनी बंद होती है। फिर हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, एक होते हैं बियरर डिबेंचर। एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है बियरर। और फिर हमने पढ़ा भाई कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट कर दिए जाए, जो कन्वर्ट ना हो। ठीक है, और लास्ट हमने पढ़ा कि भाई पॉइंट ऑफ व्यू कूपन रेट, एक होता है स्पेसिफाइड कूपन रेट, एक होता है जीरो कूपन रेट, जिस पे भाई ब्याज मिले और या जिस पे ब्याज ना मिले, बट डिफरेंस देखें। तो यहाँ पे हमारी ये क्लास खत्म होती है, पर ये चैप्टर डू नॉट टुडे, क्या है ये चैप्टर? हाँ सॉरी, नॉट टुडे, ये चैप्टर आज खत्म नहीं हुआ। ऑब्वियस बात हमें पता खत्म नहीं हुआ चैप्टर। ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये चैप्टर खत्म होगा जब हम बाकी की चीजें कर लेंगे। अगली क्लास में हम करेंगे इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी? पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे भी इशू होता है, तीनों के केस में क्या एंट्री होंगी, और अदर देन कैश होगा तो उसकी क्या एंट्री होगी, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।